जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के भूगोल को पढ़ेंगे। क्लास 7 के भूगोल की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 7 में है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो इस पाठ में हम मानवीय जो पर्यावरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम बस्तियों के बारे में जानेंगे, उसके जो परिवहन के साधन हैं उनके बारे में जानेंगे और संचार के साधनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो मानव थे वे भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूरे रूप से प्रकृति पर ही निर्भर थे। तो जो हमारे पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, वे अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने आवास के लिए प्रकृति पर ही पूरी तरह से निर्भर थे। तो प्रकृति से जो मिलता था उसी पर ही वे निर्भर थे। जैसे वे आवास के लिए जो गुफाएं होती थी, जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती थी, तो उसी में वे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और जो पेड़ के छाल होते थे, जानवरों के जो चमड़े होते थे, उसी को वस्त्र के रूप में ग्रहण करते थे। और भोजन के रूप में जो शिकार में मिल जाता था, जो जंगलों से फल मिल जाते थे, कंद मूल मिल जाते थे, उसी को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन समय के साथ साथ मानव ने अपने जो कौशल विकसित करके घर बनाने लगे। पहले वे गुफाओं में रहते थे, लेकिन बाद में अपना जो तकनीक है, अपना जो बुद्धि है, उसका प्रयोग करके वे घर का निर्माण करने लगे, खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लगे। जो भोजन वे ग्रहण करेंगे उसके लिए वे जो खाद्य पदार्थ है उसका उत्पादन करने लिए लगे। जैसे कृषि का आविष्कार होने लगा, कृषि में फसलों का उत्पादन होने लगा और उसको वे भोजन के रूप में ग्रहण करने लगे। इसके साथ ही संचार एवं परिवहन का भी विकास मनुष्य ने अपने बुद्धि के द्वारा किया और स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाया। तो जो वातावरण पर वे पूरी तरह से निर्भर थे, पर्यावरण पर पूरी तरह से निर्भर थे, लेकिन जो पर्यावरण से वस्तुएं प्राप्त हो रही थी उसको ही उन्होंने अपने अनुकूल बनाना प्रारंभ कर दिया, अपने सुविधा के अनुसार उसको ढालना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से मनुष्यों के अपना फसल उत्पादन किया, अपने लिए आवास का निर्माण किया, घर बनाने लगे और परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के साधनों का भी प्रयोग करने लगे। तो प्रारंभिक मानव वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए स्थायी घर की आवश्यकता हुई, ताकि वो वहां रहकर फसलों का उत्पादन कर सके, फसलों की देखभाल कर सके। तो इसके लिए वे स्थायी रूप से एक घर बनाकर एक ही स्थान पर रहने लगे। चूंकि कृषि का विकास नदी घाटियों में हुआ और यही कारण है कि मानवीय सभ्यता का विकास भी नदी घाटियों में हुआ। तो आप देखेंगे कि जो अधिकांश मानव सभ्यता का विकास हुआ है वे नदियों के किनारे हुए हैं। तो क्या कारण है कि सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ है? क्योंकि हमें अपने घर को बनाने के लिए, अपने भोजन के लिए, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तो हमारे जो अधिकांश कार्य होते हैं वे पानी पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए जो सभ्यता का विकास हुआ वो नदियों के किनारे ही हुआ। भारत में सिंधु, मिस्र में नील, इराक में टिग्रिस और चीन में हुआंगहो नदी घाटी में प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो अलग अलग देशों में जब आप देखेंगे तो जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। नदी घाटियों में मानवीय बसाव के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं भी उपलब्ध थी। तो मानव के विकास के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी वे नदियों के आसपास ही उपलब्ध थी। तो कृषि योग्य भूमि भी नदियों के किनारे थे, पेयजल भी नदियों से प्राप्त होता था, परिवहन के लिए भी नदियों का प्रयोग किया जाता था। पहले जल मार्ग से अधिक यात्रा की जाती थी, नौका के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता था। शिकार की सुविधा भी नदियों के किनारे ही उपलब्ध थी, क्योंकि जितने भी जानवर होते थे वे पानी पीने के लिए नदियों पर ही आते थे।
तो वहाँ उनको शिकार भी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। इसी कारण से नदी घाटियों में बस्ती को जन्म दिया, और जो बस्तियों का जन्म हुआ वो नदी घाटियों में ही हुआ, क्योंकि वहां पर उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो गई, शिकार की सुविधा हो गई, पेयजल हो गया, परिवहन हो गया। तो इतनी सारी सुविधाओं के कारण नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। तो झारखंड में भी हजारीबाग से 28 किलोमीटर दूर बड़का गांव के इस्को ग्राम में प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो हजारीबाग के समीप जो बड़का गांव है 28 किलोमीटर दूर है हजारीबाग से, तो वहां पर भी जो इसका ग्राम है वहां पर प्रारंभिक जो मानव है उनकी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो वहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि उन क्षेत्रों में आदि मानव निवास करते थे। मानवीय बस्ती का विकास आदर्श बसावस्थान में होता है। जहां आदर्श जो दशाएं हैं वे उपलब्ध हों वैसे जगहों पर मनुष्य रहना पसंद करते हैं। तो आदर्श बसावस्थान के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जो है वे निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हैं जो आदर्श हैं मनुष्यों के रहने के लिए? तो पहला क्या है? अनुकूल जलवायु। तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, और साथ ही जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता भी होना आवश्यक है, क्योंकि जल के बिना कोई भी कार्य मनुष्य का नहीं हो सकता। पीने के लिए पानी चाहिए, कृषि उत्पादन के लिए भी पानी चाहिए, घर बनाने के लिए पानी चाहिए। तो बहुत सारे कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जहां पर मनुष्य निवास करे वैसे स्थान में जो अनुकूलित भौगोलिक दशाएं हैं उनमें जल की उपलब्धता भी आती है। इसके बाद है उपयुक्त भूमि। तो जो नदियों के किनारे की भूमि होती है वे उपजाऊ होती हैं और समान होती हैं। तो इस कारण से नदियों के किनारे उपयुक्त भूमि भी मिल जाता है। तो ये भी अनुकूल भौगोलिक दशाओं के लिए आवश्यक है। इसके बाद है उपजाऊ मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी भी होना आवश्यक है। जिस तरह से समतल भूमि आवश्यक है उसी तरह से उपजाऊ मिट्टी भी आवश्यक है, ताकि वहां खेती किया जा सके, और खेती से जो फसल उत्पादन होगा वही मनुष्य का खाद्य पदार्थ होगा, उसी से वे अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो इसलिए अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि अर्थात समतल भूमि, और उपयुक्त भूमि मतलब ऐसा भूमि जहां पर समान हो, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां कम लोग निवास करते हैं, जो निचला क्षेत्र होता है या समतल क्षेत्र होता है वहां अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं। साथ ही उपजाऊ मिट्टी भी आवश्यक है, क्योंकि इसी में फसल उपजाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बस्ती क्या होता है। तो बस्ती वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उसे अस्थायी बस्तियां कहते हैं। तो बस्ती वैसा स्थान होता है जहां लोग रहते हैं और रहने के लिए अपना घर बनाते हैं। लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी होती है जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, मतलब सामयिक रूप से बनाई जाती है। वहां कुछ महीने लोग रहते हैं फिर दूसरे जगह चल जाते हैं। तो ऐसी बस्तियों को अस्थायी बस्ती कहा जाता है। घने जंगलों, गर्म एवं जो ठंडे रेगिस्तान हैं तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो अस्थायी बस्तियां कहाँ बसाई जाती हैं? जहां घने जंगल हो, जहां की जो जलवायु है गर्म हो या फिर बहुत ठंडी हो, जैसे रेगिस्तान हो गया, या फिर जो जमे हुए क्षेत्र हैं, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, या फिर पर्वतों के जो निवासी हैं, ये अस्थायी रूप से अपनी बस्तियां बसाते हैं, क्योंकि वे कुछ समय के लिए वैसे क्षेत्रों में रहते हैं। फिर जब प्रतिकूल मौसम होता है, जब उनके रहने के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती वे उस समय दूसरे स्थान में चले जाते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं वे शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, या फिर भोजन के संग्रह करने के लिए एक स्थान पर रहते हैं कुछ दिन, फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो स्थानांतरित कृषि करने वाले लोग होते हैं जो जंगलों को साफ करके उसमें खेती करते हैं, तो कुछ समय तक वहां खेती करते हैं। जब भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है फिर वे दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो इस कारण से भी अस्थायी बस्तियां बसाई जाती है। साथ ही ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार भी कुछ लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जो चारवाह होते हैं वे क्या करते हैं, जब
बर्फ से ढक जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र, तो वे निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर। तो इस तरह से ऋतुओं के अनुसार भी प्रवास किया जाता है। तो अधिकांश बस्तियां आज स्थायी हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो अधिकांश बस्तियां हैं वे स्थायी रूप से ही बसी हुई हैं, और इन बस्तियों में लोगों ने रहने के लिए स्थायी आवास भी बना लिया है, अपना घर बना लिया है। तो यहाँ कुछ जानने योग्य है, उसको देख लेते हैं कि ऋतु प्रवास क्या होता है। यहाँ एक शब्द आ रहा है प्रवास, या ऋतु प्रवास। तो लोगों के मौसमी जो प्रवास होते हैं उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो जो लोग पशुओं को पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारगाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो पहाड़ों में रहते हैं जो चारवाह, वे जब बर्फ से ढक जाते हैं, वे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ठंड के दिनों में बर्फ से ढक जाते हैं, तो वहां पर उनको चारा उपलब्ध नहीं होता उनके पशुओं को, तो वे निचले क्षेत्रों में चले आते हैं जहां पर उनको घास उपलब्ध होता है। तो फिर वहां पर रहने लगते हैं। फिर जब गर्मियां आती हैं तो फिर वे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। तो बस्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक है ग्रामीण बस्ती और दूसरा है नगरीय बस्ती। तो गांव या ग्रामीण बस्ती होता है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन, दस्तकारी संबंधी कार्य करते हैं। तो जो ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन निर्वाह के लिए जो पेशा होता है वो होता है कृषि, या फिर वो मछली पालते हैं, या फिर बागीचा बनाते हैं, नारियल का बगीचा या रबर का, इस तरह के जो बगीचे बनाते हैं, या फिर पशुपालन करते हैं, या फिर हाथ से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं। तो ये लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं। और ग्रामीण बस्तियां सघन या फिर बिखरी हुई हो सकती, या तो बहुत घना बसा हो सकता है या फिर दूर दूर घर हो, ऐसा भी हो सकता है जो ग्रामीण बस्तियां होती है। सघन बस्तियों में घर आसपास होते हैं। तो जो सघन बस्तियां होती हैं उनमें जो घर होते हैं वे आसपास होते हैं, और जो प्रकीर्ण या बिखरी हुई बस्तियां हैं उसमें जो घर होते हैं वे दूर दूर तक फैले होते हैं। तो प्रकीर्ण बस्तियां मुख्यतः पर्वतीय, पहाड़ी या घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जहाँ जो बस्तियां होती है बिखरी होती है, मतलब घर दूर दूर होता है, वो मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर घने जंगल होते हैं, या फिर ऐसे जगह होते हैं जहाँ की जलवायु बहुत कठिन है लोगों के रहने के लिए। तो वहाँ की जो बस्तियां होती हैं वो दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मतलब एक घर यहाँ हुआ तो दूसरा घर काफी दूरी में होता है। तो मानवीय आवास का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया जाता है। तो वैसे जगह जहाँ पर जो जलवायु है बहुत अच्छी है, मानव के अनुकूल है, तो वैसे जगहों में अधिक से अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। तो जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होता है तो वैसे जगहों में जो घरों के छत होते हैं वे ढाल वाले बनाए जाते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है छत के ऊपर ना रुके। जिन क्षेत्रों में वर्षा के समय जल जमाव होता है वहां ऊंचे चबूतरे या फिर स्टिल्ट पर मकान बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है चित्र में, जहां बहुत ज्यादा बारिश होता है, नीचे पानी जमा रहता है, तो वैसे जगहों पर इस तरह से खंबे लगाकर ऊंचाई पर चबूतरे पर घर बनाए जाते हैं, ताकि बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं पानी में तो उससे बचे रह सके। या फिर जो घर है यदि नीचे रहेगा तो और पानी जमाव नीचे रहेगा तो घर के अंदर पानी घुस जाएगा। तो इस कारण से ऊंचे चबूतरे में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो ऊंचे पर्वतों एवं ठंडे प्रदेशों के घरों का निर्माण लकड़ियों से होता है। तो जो घर ऊंचे पर्वतों पर होते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वैसे जगहों में जो घर बनाए जाते हैं वे लकड़ियों से बनाए जाते हैं ताकि घर गर्म रहे। यहाँ देखिए और एक चित्र दिया गया है बिरहोरों के कुंभा का घर। तो इस तरह का कुंभा मतलब इस तरह का यू आकार का घर होता है और छोटा सा दरवाजा होता है, इसे कहते हैं कुंभा का घर। तो जो बिरहोर लोग होते हैं इस तरह के कुंभा के घरों में रहते हैं। तो जिन प्रदेशों में गर्म जलवायु पाई जाती है वहां मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और जिनकी जो छतें होती हैं वो फूस की बनी होती हैं।
तो जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, गर्म जलवायु है, तो वहां पर जो घर होते हैं वे मिट्टी की मोटी दीवारों से बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी देर से गर्म होता है, जिसके कारण घर ठंडा रहता है। और उसका जो छत होता है वो फूस का बनाया जाता है, सूखे हुए घासों का बनाया जाता है, ताकि घर गर्म ना हो। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो ग्रामीण बस्तियों में घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। वहां जो सामग्री उपलब्ध होते हैं उसी की सहायता से घर बनाए जाते हैं, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, लकड़ी इत्यादि के रूप में ये जो स्थानीय सामग्री पाई जाती है उसी से घर को बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नगरीय बस्ती। तो इस तरह का बस्ती होता है नगरों में, एकदम सटे हुए सामने सामने घर होते हैं, कई मंजिले घर होते हैं। तो सड़कों के दोनों किनारे घर दिख रहे हैं, तो ये होते हैं नगरीय बस्ती, जो काफी सघन होते हैं। और ये है गांव, बिखरी हुई बस्ती, काफी दूर दूर। देखिए यहाँ एक घर है, ये दूर में एक घर है, फिर दूर है, फिर काफी दूर में घर है। तो इस तरह की बिखरी हुई होती हैं जो गांव की बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उससे ऊंची बस्तियां होती है। तो जो नगरीय बस्ती होती है उसमें नगर जो छोटी या फिर जो शहर होते हैं उससे बड़ी बस्तियां होती है। और नगरीय क्षेत्र में जो लोग होते हैं वे निर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। जैसे हमने जाना कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं उनका जो जीवन निर्वाह के लिए वे लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं या फिर वानिकी करते हैं। तो उसी तरह से जो नगरीय बस्तियों में लोग रहते हैं वे लोग निर्माण कार्य में करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। नगर विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक प्रकृति, सांस्कृतिक, आर्थिक हो सकते हैं। तो जो नगर का विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण हो गए कि वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, वो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर भी निर्भर करती है, जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, या फिर संस्कृति के आधार पर भी नगरों का विकास होता है, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर भी नगरों का विकास होता है। तो जो प्राकृतिक कारक में धरातलीय संरचना है, मतलब वो उसका ऊंचाई क्या है, उसका उच्चावच क्या है, या नगरों की जो स्थिति है उसके अनुसार, और जल का जो स्थिति है, तो ये सारे कारक भी ये सारे प्राकृतिक कारकों पर भी नगरों का विकास निर्भर करता है। और जो सांस्कृतिक कारक हैं उसमें रीति रिवाज है, सामाजिक मान्यताएं हैं, नगर के जो आंतरिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो आर्थिक कारक में हो जाएंगे खनन या फिर कोई उद्योग, व्यापार, वाणिज्य ऐसे कारक हैं जिसके कारण नगरीय बस्तियों का विकास होता है। तो ये सारे कारकों पर निर्भर करता है नगर के विकास का। उसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो भारत में जो वाराणसी है, अमृतसर है, तिरुपति जैसे नगर हैं, इसका विकास जो हुआ है वो सांस्कृतिक कारणों से हुआ है। और झारखंड में जो जमशेदपुर है, बोकारो, धनबाद जैसे बड़े नगर हैं, तो उनका विकास खनन के लिए हुआ है, उद्योग के लिए हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो नगर होते हैं वे सांस्कृतिक कारणों से बसे होते हैं, कुछ उद्योग धंधों या खनन के कारण से बसे होते हैं। जैसे जमशेदपुर एवं बोकारो में बड़े इस्पात कारखाने स्थापित हैं, इसी के कारण वहाँ की जो आबादी है काफी घनी है। जबकि धनबाद में कोयला खनन के कारण रोजगार, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ है। तो कोयला पाया जाता है धनबाद में, तो उसके खनन और उससे जुड़े जो रोजगार हैं उसके कारण भी नगरों का विकास हुआ है धनबाद का। तो इन कारणों से इस क्षेत्र का तेज गति से नगरीकरण हुआ है। तो ये भी कुछ कारण है जिसके कारण नगरों का तेजी से विकास हुआ है। अब हम देखेंगे परिवहन। तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे या फिर अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो उसके लिए भी साधनों की आवश्यकता होगी। तो इस कारण से लोग परिवहन करते हैं। तो परिवहन के जो साधन है वे भी अलग अलग हैं। जैसे सड़क मार्ग से होता है तो हम बसों का, ऑटो का, रिक्शा का,
कार का प्रयोग करते हैं, जो जल मार्ग से होता है तो जहाज का, नाव का प्रयोग करते हैं, और वायु मार्ग से भी है, हेलीकॉप्टर हो गए, वायुयान हो गए, सड़क मार्ग से रेल के द्वारा भी यात्रा की जाती है। तो पुराने समय में जो लोग होते थे वे कहीं जाते थे तो पैदल ही चले जाते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे, तो बैलगाड़ी होती थी या फिर घोड़ा गाड़ी होती थी, तो उसमें अपने सामान को लेकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाते थे, या फिर पैदल ही अपने सामान को ढोकर साथ में कोई घोड़ा रखा, गधा रखा, तो उससे भी अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। तो उस समय अधिक दूरी की यात्रा करने में भी अधिक समय लगता था। यदि उनको दूर जाना होता था तो पैदल जाएंगे तो अधिक समय लगेगा, तो इसलिए लंबी दूरी तय करने के लिए उनको काफी समय लग जाता था। लेकिन जब पहिए की खोज हुई तो परिवहन को आसान बना दिया, परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। तो जैसे ही पहिए का खोज हुआ तो उसको, पहिए को अलग अलग जो साधन थे, वाहन थे, उसमें प्रयोग किया जाने लगा, और इससे जो लोगों को सामान ले जाने में या फिर उनको कहीं जाना हो तो काफी सुविधाएं होने लगी। तो आज भी कई स्थानों पर लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी भी परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी भी बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जहां पर ये सड़क सुविधा नहीं है या फिर बसों की सुविधा नहीं है, तो वैसे जगहों पर इनका प्रयोग अब भी किया जाता है। हमारे देश में बैल, गधा, खच्चर, ऊंट एवं घोड़े का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर बैल का प्रयोग किया जाता है, गधा या फिर खच्चर, ऊंट का प्रयोग किया जाता है, और घोड़े का उपयोग भी परिवहन के लिए किया जाता है। तो जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा तथा तिब्बत में याक का भी उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे महत्व के अनुसार सड़कों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सड़कों का जो महत्व है उसके अनुसार उसको 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है जिले की सड़कें, उसके बाद ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। तो इस तरह से सड़कों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ दिया गया है चित्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का चित्र, कितना चौड़ा सा सुंदर सा सड़क है, और ये है कच्ची सड़क जो गांव की सड़क है, जो कच्चा है, जिसमें पीच नहीं दिया गया है। ये छोटे छोटे संकरी सड़क होते हैं, ये कच्चे होते हैं। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा है। तो अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। पुराने समय में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। तो जो बाहर से व्यापारी आते थे हमारे देश, तो उनको भारत पहुंचने में कई कई महीने का समय लग जाता था। वे समुद्री मार्ग से या फिर स्थलीय मार्ग से भारत आते थे, तो उनको काफी समय लग जाता था। हवाई यात्रा ने परिवहन को तीव्र बना दिया है, लेकिन जब से हवाई यात्रा शुरू हुआ है तब से जो परिवहन है ये काफी जल्दी हो गया है, मतलब समय की बचत होने लगी। काफी विदेशों से भी लोग काफी कम समय में, कुछ घंटों में ही भारत आ जाते हैं, या फिर दूसरे भारत के लोग दूसरे जगह जा सकते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 7 घंटे का ही समय लगता है। तो देखिए समय की कितनी बचत हो गई हवाई यात्रा के दौरान। तो इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो इससे समय की भी बचत होती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। तो यहाँ फिर जानने योग्य कुछ बातें दी गई है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कोलकाता को नई दिल्ली से जोड़ती है। तो जो नेशनल हाईवे 2 है वो कोलकाता को नई दिल्ली से जोड़ती है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। तो परिवहन के मुख्यतः 4 साधन हैं। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो ये 4 मार्गों से हम यात्रा कर सकते हैं, या तो सड़क मार्ग के द्वारा, या तो रेल मार्ग के द्वारा, या तो जल मार्ग, या फिर वायु मार्ग के द्वारा। तो कितने सारे साधन हैं हमारे परिवहन के, तो इसकी सहायता से हम यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सड़क मार्ग के बारे में। तो जो सड़क मार्ग है वो
बहुत सर्वसुलभ है। जैसे वर्तमान समय में यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग सड़क है, तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सड़क मार्ग का। कम दूरी हो या फिर लंबी दूरी के लिए भी सड़कों का प्रयोग किया जाता है। सड़क की पहुंच छोटे छोटे गांवों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक है। जैसे रेल मार्ग सभी जगह नहीं है, इसी तरह से हवाई मार्ग भी नहीं है, जल मार्ग नहीं है, लेकिन सड़क मार्ग छोटे छोटे गांवों तक उसकी पहुंच है। इस कारण से सड़क मार्ग का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। सड़कें पक्की एवं कच्ची दोनों होती हैं। तो मरुस्थल, वन एवं ऊंचे पर्वतों पर भी सड़क बने होते हैं। देखिए यहाँ पर कोंकण रेल मार्ग का एक दृश्य दिया गया है कोंकण का। ये क्या है? ट्रैक है ट्रेन का। इतना हरा भरा क्षेत्र है ना। तो हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो है हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग। तो झारखंड का जो अधिकांश भाग है वो उबड़ खबड़ और पठारी भाग है। तो झारखंड कैसा है? पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका जो अधिकांश भाग है वो ऊंचाई पर है, उबड़ खबड़ है, समान नहीं है। अतः रेल परिवहन की तुलना में जो सड़क परिवहन है उसका विकास अधिक हुआ है। क्योंकि ऊंचा हो नीचा जगह, उबड़ खबड़ जगह है, यहाँ भी सड़कें आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन रेल का विकास उतना नहीं हो सकता है। इसलिए झारखंड में भी सड़क मार्ग का विकास अधिक हुआ है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। तो जो भूमिगत सड़कें होती हैं, जो भूमि के नीचे से गुजरती हैं, मतलब कोई पहाड़ है तो उसके बीच से एक सुरंग बना दिया गया और उससे सड़क पार हो रही है, तो इस तरह की सड़क को भूमिगत मार्ग कहते हैं या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर व्यस्तम सड़कों के ऊपर बनाए जाते हैं, और जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं ऐसी सड़कें जो बहुत ज्यादा व्यस्त है, उसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, तो सड़कों के ऊपर से भी सड़कें बनाई जाती है, इसे फ्लाईओवर कहते हैं। तो सड़कों को बनाना तथा इसका रख रखाव मैदानों एवं कम ऊंचाई वाली जगहों पर कम खर्चे में किया जा सकता है। तो जो सड़कें निचले जगहों में होते हैं, मैदानी भागों में होते हैं, उनके रख रखाव में काफी कम खर्च होता है। लेकिन जो सड़कें काफी ऊंचाई पर होती हैं तो उनको जो रख रखाव है उसमें काफी खर्च होता है, क्योंकि वे जो सड़कें होती हैं बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि सड़कों से होकर ऊंचाई से जो पानी है वो भी बहता है, पत्थर गिरते रहते हैं, जिसके कारण सड़क जो है काफी नुकसान पहुंचता है सड़कों को, और उसकी मरम्मत के लिए भी काफी खर्च होता है। तो ऐसे सड़कों की रखरखाव में भी बहुत खर्च होता है जो ऊंचाई पर हो। जबकि हिमालय में सड़कों का जो बनना है और उसका जो रखरखाव है वो काफी खर्चीला होता है, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर है, काफी जल्दी सड़क नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसको नीचे वाले क्षेत्र से ऊपर ले जाया जाता है, जिससे काफी खर्चा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ती है, और इसी तरह झारखंड से गुजरने वाला सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह राज्य के हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिले से गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग साधारण लोगों तक पहुंच जाती है, छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े नगरों तक ये जोड़ने का कार्य करती है, और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है सड़क मार्ग का। तो आज हम सड़क मार्ग तक ही पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस पार्ट को समझ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।